बच्चों वॉइस वीडियो क्लियर आ रहा है? बेटा वॉइस वीडियो क्लियर आ रहा है, बता दीजिए। राइट। लास्ट क्लास में आपको मैंने प्लेन मिरर का इंट्रोडक्शन कराया था और ये बताया था कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर होता है तो उसका इमेज कैसे बनता है। एक बात, कौन कौन सी बातों को फॉलो करते थे हम लोगों ने बोला था कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी पॉइंट बनेगा, पॉइंट नंबर 1 है ना। दूसरा आपको मैंने बोला था कि जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना ही दूर यहाँ पे इमेज बनता है। राइट, ये बात बताई थी। आज उसी बात को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं और कहानी वहीं से शुरू कर रहा हूं, एक प्लेन मिरर से। ठीक है, ऐड नहीं कर रहे हैं क्या वहां से? ये बोलो क्या आवाज खराब हो रही है? क्या आ रहा है बताओ, कैसे आ रहा है? हाँ तो अभी चेक करो इसे, फोन में इसमें ज्वाइन करो, चेक करो जरा साउंड। मैं अभी रिक्वेस्ट दे रहा हूं, तुम जरा इसको करिए। अभी पिक नहीं आई मेरे में, आई। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं बच्चों। मैंने प्लेन मिरर से केस शुरू किया था। बेटा अभी वॉइस मेरे हिसाब से सही हो गई होगी? अब सही है ना? ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि कोई इस तरह का अगर हमारे पास में प्लेन मिरर रखा हुआ है, राइट बच्चों, तो इसमें क्या काम करते थे। मैंने बोला कि कोई एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिएगा यहाँ पे O, तो ये ऑब्जेक्ट किन बातों को फॉलो करता था। देखिए, एक लाइट रे हम लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हुए थे कुछ ऐसे, और मैंने बोला था कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने की वजह से इसका रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होगा, तो ये अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी। फिर मैंने कहा था इसको बैक साइड आप ट्रेस कर देना। दूसरी लाइट रे बच्चों आपने कुछ इस तरह देखी थी, और यहां से नॉर्मल अगर मैंने बोला था तो ये आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते थे, और जिसकी हेल्प से हम लोग बोलते थे कि भाई रिफ्लेक्शन एंगल भी इक्वल होने की वजह से ये भी आई का एंगल बना लेता था। अच्छा, अब इमेज के लिए अगर मैं बात कर रहा था आपसे, तो इमेज मैंने बोला था यहां पे, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। और इसमें एक बात और समझाई थी कि जितना दूर बच्चों ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर इमेज बनेगा। ठीक है, मैंने कहा था जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर इमेज बनता है। चलिए आज की कहानी इसके आगे से शुरू कर रहा हूं, और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, केस ऑफ बाउंड्री लाइट रे। ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। केस ऑफ बाउंड्री, और बाउंड्री को आप ये भी कह सकते हो लिमिटिंग लाइट रे। अच्छा, जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं किया था, हो सकता है जितने भी क्लास अटेंड कर रहे हो और उन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया है, पाई ऑनलाइन चैनल पे आपको मेरा पहला लेक्चर ऑप्टिक्स का अवेलेबल हो जाएगा, वहां अपलोड हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो मैंने हेडिंग डाली केस ऑफ बाउंड्री यानी कि लिमिटिंग लाइट रे। अब देखिए ये क्या होती है। सबसे पहली चीज, मान लीजिए हमारे पास में यहां पे कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक, ये आया, और बच्चों यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये रहा। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया केस होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर M और N हमारे मिरर के फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, ठीक है, एक नॉर्मल मैं यहां पे डालता हूं M वाले पॉइंट पे, एक नॉर्मल मैं इधर पे फॉल कर रहा हूं N वाले पॉइंट पे। ये दो हमारे बाउंड्री पॉइंट्स हो गए M और N। पहला नॉर्मल M पे आ गया, दूसरा नॉर्मल N पर आ गया। राइट बच्चों, हो गया।
आपको व्हाट्सएप भी कर दिया क्या? नहीं, मुझे व्हाट्सएप के इसमें किस नाम से? रिफ्लेक्शन डीपीपी। एक बार मैं चेक कर लूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फर्स्ट लेक्चर आपने पाइकेस में डाल दिया, थैंक यू। कॉपी कर दिया बच्चों को। पीडीएफ है ना रिफ्लेक्शन डीपीपी सेंटर बैकअप सेंटर ये? ठीक है, जरूरत पड़ेगी मैं इसको ओपन करूंगा। ओके, देख लेना, स्विच कर लीजिएगा। अरे वो मैं कर लूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। मैंने बोला मिरर हमारे पास। अरे सर जी, वो अंकित को बोलना है पानी की बोतल लग दे रहा। एम और एन, एम और एन यहां पे मैंने बोला था फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द मिरर है। मतलब मैं इनको क्या बोल रहा हूं, दीज आर द बाउंड्री पॉइंट्स, राइट बच्चों। अब बाउंड्री लाइट रे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखिए सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैंने मिरर के फर्स्ट पॉइंट पर बेटा एक लाइट रे स्ट्राइक कराई कुछ ऐसे, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई मिरर के फर्स्ट पॉइंट पे। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप यहां कंसीडर कर सकते हो कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। अब ये I1 का एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ तो नो डाउट बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा बेटा सेम I1 के ही बराबर, राइट। इसको पीछे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं बोलूंगा, ये जो पहली लाइट रे बाहर निकली है ना, इसको मैं बोलूंगा R1। R1 का मतलब हो गई हमारी बाउंड्री लाइट रे नंबर 1। R1 का मतलब है बेटा, वैसे तो रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 कह सकते हो, लेकिन मैं इसको पूरा नाम दे रहा हूं बाउंड्री या लिमिटिंग लाइट नंबर 1, ठीक है। इसके बाद की कंडीशन देखो क्या है, मैं सिमेट्रिसिटी मेंटेन करने के लिए यहां से एक लाइन लेता हूं, रेफरेंस लाइन, ठीक है, क्योंकि मुझे इमेज भी तो सही तरह से लोकेट करना है ना। ये लीजिए, अब ये आई लास्ट पॉइंट पे बनने वाली लाइट रे, ठीक है। ये आई लास्ट पॉइंट पे इंसिडेंट लाइट रे। आप इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट बच्चों बोल सकते हो I2, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा I2। एंड सपोज दिस लाइट रे, इसका नाम है R2, तो ये हो गए बच्चों R1, ये हो गए बच्चों R2। अब इमेज कहां बनेगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इमेज वाला पॉइंट हमारा, कलर चेंज कर रहा हूं, इमेज वाला पॉइंट हमारा ये है और इसको मैं I बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हालांकि मुझे नहीं पूछना चाहिए, आई होप सबको पता होगा। अगर मैं पूछता हूं भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, ये रियल इमेज होगा या वर्चुअल इमेज होगा, क्या कहते हो आप? जस्ट वही पूछ रहा हूं, मुझे मालूम है सब सही आंसर दोगे, फिर भी ये रियल इमेज होना चाहिए बच्चों या वर्चुअल इमेज होना चाहिए, क्या लगता है आपको? फटाक से आंसर करिए, ये रियल इमेज होना चाहिए या फिर वर्चुअल इमेज होना चाहिए? रोनित ने आंसर दिया वर्चुअल, सार्थक पटेल ने बोला रियल। बेटा इट्स अ वर्चुअल इमेज। मैंने आपको समझाया था कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे डाइवर्ज कर रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और भी लोग आंसर दे रहे हैं। अर्चित जायसवाल, बहुत बढ़िया बेटा, वर्चुअल आंसर है। दीपिका सिंह, गलत बोल गए आप। अनस गौर, सही है वर्चुअल। ओके, मैंने बोला रिफ्लेक्टेड लाइट रे कैसी है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। आप इसको पीछे लेके आओ ना, आप इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हो, तो ये रियल इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है बेटा। दिस इज नॉट द रियल इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट। गॉट इट? तो ये वर्चुअल इमेज है। मेरी बात समझ गए ना? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल, अच्छा तो क्या आंसर करोगे? ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, तो कैसे आंसर करोगे बताओ? रोनित कपूर, ऑब्जेक्ट इज रियल। सार्थक, ऑब्जेक्ट इज रियल। शाश्वत पाठक, रियल, हाँ बिल्कुल। अनस, अर्चित, बिल्कुल सही बेटा। ध्रुव त्रिवेदी, फर्स्ट क्लास। विपिन भारद्वाज, एकदम सही है। आदित्य चोपड़ा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बेटा। दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि आई होप सबको ये जानकारी मिल चुकी है। दिस इज अ रियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्चुअल इमेज।
दिस इज रियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्चुअल इमेज। ओके, अब यहां पे जो मैंने हेडिंग डाली थी, अब मैं इस पे थोड़ा सा फोकस करा रहा हूं। व्हाट इज बाउंड्री या लिमिटिंग लाइट रे? अच्छा, एक बात का आंसर दीजिएगा। सपोज मेरे पास एक आई है, आई मतलब एक आर्टिफिशियल आई है, रोबोटिक आई मान लीजिए मैं लेके चल रहा हूं अपने हाथ में। वो रोबोटिक आई क्या करेगी? वो लाइट को रिसीव करेगी और सेंस करेगी। ठीक है, कुछ ऐसा मान लो, मतलब एक इमेजिनरी चीज आपको समझा रहा हूं कि मेरे पास में एक रोबोटिक आई हो गई और वो रोबोटिक आई यहां से लाइट रे को रिसीव करके सपोज सेंस कर रही है, कुछ भी ग्लो कर रही है, व्हाटएवर। तो अब मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। रोबोटिक आई को, बेटा बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या पूछने वाला हूं। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या पूछने वाला हूं। रोबोटिक आई को अगर मैं इस R2 के बाहर कर दूं, रोबोटिक आई को अगर मैं इस R2 के बाहर कर दूं, बाहर का मतलब इसके इधर वाला जोन, राइट, इसके राइट वाला जोन। रोबोटिक आई को मैंने राइट वाले जोन में रखा, इधर कहीं, यहां कहीं रखा हुआ है, और यहां कहीं रखने पे मैं आई को बोलता हूं ई। ठीक, यहां कहीं रखने पे मैं आई को बोलता हूं सपोज कोई E1 की लोकेशन है। अब आप मुझको आंसर करिएगा, क्या वो आई लाइट को सेंस कर पाएगी? क्या वो आई लाइट रे को रिसीव करेगी? अगर मैं यहां पे कोई आई रख देता हूं, क्या वो आई लाइट रे को रिसीव करेगी? भैया कभी नहीं करेगी, लिखने वालों ने लिख दिया है। बिल्कुल, अर्चित, रोनित, शाश्वत, शिवांक, सही है, विपिन, हाँ, विपिन क्या लिखा है? हाँ, नो सर, ठीक है, अनस, ठीक है। तो वो आई लाइट रे को रिसीव नहीं करेगी। ठीक, सिमिलरली अगर उसी आई को मैं इस R1 के लेफ्ट में रखता हूं, कहीं पे भी, लेफ्ट मतलब कहीं पे भी, कितनी भी दूर, तो इस लोकेशन को मैं नाम दे देता हूं E2। E2 की लोकेशन में भी आई किसी तरह की लाइट रे को रिसीव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये R1 की पहली बाउंड्री लाइट रे, आप ध्यान दो, मिरर के में जो आप ये फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो M वाला, इसके पहले कोई भी पॉइंट नहीं है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, तो इसके पहले कोई लाइट रे भी नहीं पॉसिबल होगी। समझ गया मेरी बात? R1 के पहले कोई लाइट रे नहीं पॉसिबल होगी, इसलिए E2 पे आई रखने पे आपको लाइट रिसीव नहीं होने वाली। ठीक, फिर से सुनना, R2 इज द लास्ट बाउंड्री लाइट रे, क्योंकि लास्ट पॉइंट से रिफ्लेक्शन लिया था हमने, तो इसका मतलब R2 के आगे कोई एक पॉइंट आप लेते हो सपोज E1, तो E1 पे लाइट रे ना होने की वजह से E1 पे किसी भी तरह का कोई लाइट का रिसेप्शन नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तय है। यार ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग उधर से ऐड ही नहीं कर रहे, सबको मुझे करना पड़ रहा है। तो ना ही E1 से लाइट रेज दिखी, ना ही E2 से लाइट रेज दिखी। अब फिर से एक छोटा सा सवाल, अगर लाइट रे नहीं दिख रही है तो क्या आपको इमेज दिखेगा? बहुत बेसिक सी बात है यार, अगर लाइट रे नहीं दिख रही आती हुई तो हमें इमेज कहां से दिख जाएगा? मेरी बात समझ गया ना? इमेज बच्चों तभी नजर आएगा जब हमें लाइट रे आती हुई, यानी लाइट रे हमारी आई पे फॉल करेंगी भैया, तभी तो इमेज बनेगा। जब लाइटें नहीं फॉल करेगी तो इमेज कहां से बनेगा? तो एक बात यहां से बिल्कुल नीट एंड क्लियर है कि R1 के लेफ्ट जोन पे अगर आप आई सेट करोगे, आपको आई मतलब ये वाला आई, इमेज वाला आई आपको नहीं नजर आएगा। आई को मतलब अपनी आंख को आप R2 के राइट में सेट करोगे, आपको फिर से इमेज नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इन दो पॉइंट्स पे रेड कलर के क्रॉस मारता हूं। ये रेड कलर के क्रॉस का क्या मतलब है? ये रेड क्रॉस आपको इस बात को इंडिकेट कराएगा कि R1 के लेफ्ट में और R2 के राइट में अगर आप आई को सेट करते हो, आप इस इमेज को व्यू नहीं कर पाओगे। समझ गए मेरी बात? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, इमेज कहां से कहां तक दिखाई देगा? भैया इमेज के विजन का जोन आई होप बिल्कुल समझ चुके होगे आप, ये वाला होगा। ये ब्लू शेड जो मैं दे रहा हूं यहां पे, ये कंप्लीट जोन, ये जो ब्लू वाला जोन बना है, बहुत हल्का आपको नजर आ रहा होगा लेकिन दिखेगा। मैंने हल्के से मतलब ये ब्लू जानबूझ के सिलेक्ट किया है क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं होता ये, बट ये फील्ड आपको नजर आ रही होगी। अब R1 से R2 के बीच में यहां कहीं पर आप आई रखोगे ना तो आपको इमेज नजर आएगा, और इसी R1 से R2 वाले जोन को जहां पे इमेज आपको दिख रहा है, इसी जोन को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। याद रखिएगा ये बात, इसी जोन को कहते हैं बच्चों फील्ड ऑफ व्यू। मैं लिख देता हूं नाम, दिस जोन इज डिफाइंड एज
फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन भी बोल सकते हो, फील्ड ऑफ व्यू भी बोल सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिएगा, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं कराऊंगा आपको, और आज ही कराऊंगा, देखिएगा उनकी ब्यूटी, देखिएगा सवालों की कितनी बढ़िया होती। खैर, थोड़ी चीजें और पढ़ लीजिए, उसके बाद ये चीज बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहां तक आपको क्लियर होता है, ठीक। अब कुछ एक चीज और मैं आपको बताता हूं प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट को लेके। जैसे मैंने यहां पे एक थ्योरी शुरू करी है, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लाइट रे। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबसे पहले बताया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। समझने में थोड़ा सा जोर पड़ेगा अब आपके दिमाग में, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट अब मैं एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए ले जा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, तो यहां पे मैं स्पेशल केस लिखता हूं। अब स्पेशल केस है तो स्पेशलिटी तो इसमें होनी तय है। मान लीजिए यहां पर, एक मिनट, फॉर अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, सेम केस। आइए, ये हमारे पास में प्लेन मिरर हो गया, M एंड N। बच्चों ध्यान से समझिएगा, मेरे पास में एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है कुछ ऐसा, और इसका नाम मैं रख रहा हूं ए बी रख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। इसका नाम मैं रख रहा हूं बच्चों ए बी, ठीक। और मैं बोल रहा हूं इट्स एन स्पेशल केस, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव पे सवाल आ चुका है एनटीए में, तो बी केयरफुल। हमें सबसे पहले इसका इमेज ड्रॉ करना है कि इसका इमेज अपन लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट पॉइंट्स पर आप क्या करोगे, नॉर्मल सेटअप कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। अब पहली बाउंड्री लाइट रे मैं बनाया, पहली बाउंड्री लाइट रे मैंने बनाया, ये आ गई, समझते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इसका इमेज अगर हमको चाहिए तो एक लाइट रे मुझे और निकालनी पड़ेगी, और वो क्या कर रहा हूं देखिएगा बहुत ध्यान से, वो नीचे वाले आखिरी वाले पॉइंट से उठा रहा हूं, और एक ऐसे जस्ट अंदाजे से मैं ये निकाल देता हूं, ये आ गया। ठीक है, तो ये एक बाउंड्री लाइट है, देखिए ये मिली हमको, इसको मैं बोलूंगा R1, ये नीचे वाले को मैं बोलूंगा R2, और नीचे वाली एक लास्ट बाउंड्री लाइट रही है, इस वाले को पीछे किया, इस वाले को पीछे किया। बी का इमेज बच्चों ध्यान देना, बी का इमेज बच्चों मुझे मिला बी डैश, बी का इमेज मुझे मिला बी डैश, समझ गए। अब ए का इमेज बनाने वाला हूं। ए के इमेज के लिए मैं फिर से वही काम करने वाला हूं, ठीक। पहली बाउंड्री लाइट रे ये आ गई, इसको मैं क्या बोल दूं, R1 R2 R3, ठीक। और एक ऊपर वाले से उठाऊंगा, R4, और फिर से मैं आपसे बात बोलूंगा कि ए का इमेज थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये आया, दिस इज R4, और ए वाला पॉइंट हमारा होगा ये
तो इसका इमेज हो गया ए डैश। देखिए मैंने लगभग वैसे ही बनाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश मिल गया। अब देखिए यहां पे मैं कौन कौन से पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, बस उनको समझते जाना भाई, बहुत जरूरी है, उनको समझते जाइएगा। सबसे पहला, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट का विजन यहां किस जोन से होने वाला, अब यहां जोन कौन से होंगे ये सुनिएगा बच्चों। एक जोन बनेगा ये व्हाइट कलर का, एक जोन बनेगा बच्चों व्हाइट कलर का ये वाला, ठीक। एक जोन बनेगा ये कलर आप मान लो नीचे वाला, ठीक है। और एक जोन फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ब्लू कलर से बनाने वाला हूं मैं, ये एक ये वाला जोन है, मतलब एक ये जोन आ गया व्हाइट कलर से, एक R1 M N और R3 यानी ये जोन आ गया, और एक आ गया R3 N और नीचे आ जाइए R2। तीन अलग अलग शेडेड जोन मैंने आपको दिखाए हैं। यानी हमारा जो जोन 1 है ये कौन सा है, R4 M R1। फिर हमारा आता है जोन 2, ये आ गया R1 MN और R3। मैं बोल रहा हूं इस पे एनटीए पे सवाल आ चुका है तो उसको हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आप सोचिए अगर मैं इतना टाइम इस पे पे कर रहा हूं तो कुछ तो खास होगा। R3 N और R2, और इस साल भी आने की पूरी उम्मीद है। अगर रे ऑप्टिक्स और प्लेन मिरर मिला के सवाल बना तो ये समझ लीजिए ये जोन से रिलेटेड आएगा जरूर, ठीक है। चलिए, तीन जोन क्लियर हो गए आपको, ये व्हाइट वाला, ये ब्लू वाला, और ये आप इसको पिंक वाला मान लीजिए। अब अगर मैं कहता हूं हमको फुल ऑब्जेक्ट कहां से व्यू होगा, मतलब कौन से जोन से नजर आएगा फुल ऑब्जेक्ट मतलब एबी का पूरा इमेज हमें किस जोन से मिलेगा, समझते जाइएगा। उसका आंसर होगा ये R1 M N और R3, यानी हमारा जोन 2 जो है, जोन 2 हमको दिखाएगा फुल इमेज, ये दिखाएगा फुल इमेज विजन। क्यों दिखाया वो सुनिएगा। देखिए R1 से शुरू होता है, बात को समझिएगा, R1 से शुरू होता है। R1 पे अगर आप I को रख दीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, R1 पे अगर आपने I को रख दिया तो I इस समय आपका B देख रही है, ठीक है। I इस समय B देख रही है, और साथ ही साथ देखो ये I तुमने कहा रखी R1 वाली लाइट रे, तो R1 वाली लाइट रे की वजह से उसको B दिख रहा है, लेकिन तुम R4 के नीचे हो, इसका मतलब तुम्हें नीचे वाले ऑब्जेक्ट का भी विजन हो रहा होगा ना भाई। आप जिस लाइट रे के नीचे हो भाई, मिरर के सामने इसके अंदर बहुत सारी लाइट रेज होंगी, तो नीचे वाले पॉइंट को ये हिस्सा दिखा रहा होगा। इसका मतलब एक काम करता हूं मैं और आसान तरीके से आपको समझाता हूं। सबसे पहले आई को यहां पे ले आओ, बल्कि यहां पे भी नहीं, और बाहर ले आओ, अब मजा आएगा। E1 यहां मैं लिखूंगा नो इमेज, और इसका जवाब तुम्हारे पास है कि नो इमेज क्यों लिखा मैंने। कोई इमेज यहां से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो आखिरी बाउंड्री लाइट रे थी आप उसके बाहर जा चुके हो, ठीक है। तो E1 से किसी इमेज को नहीं मिला। अब जैसे ही हम यहां पर आ गए, यानी R4 वाली लाइट रे पर आ गए, यानी E2, केवल R4 वाली लाइट रे पर मैंने आई रखी है। अब देखो R4 वाली लाइट रे किसको दिखा रही है, A डैश को दिखा रही है। R4 पे अगर आई है तो केवल क्या नजर आ रहा होगा, A डैश, तो यहां पे लिखोगे ओनली A डैश। इसके नीचे जैसे ही तुम आई को ला रहे, बहुत धीरे धीरे लाओ, आई को तुम बहुत धीरे धीरे नीचे लाओ, ये तो बताओ यहां से इमेज ऐसे बड़ा होना शुरू हो रहा होगा कि नहीं भाई। जैसे आई यहां पे आई, A डैश दिखने लगा, तुम आई को नीचे ला रहे हो, यहां से इमेज की लंबाई बढ़ रही होगी जो तुम्हें दिखने वाली है, ठीक। और जैसे ही तुम R1 पर आ गए, जैसे ही तुम R1 पे आ गए, तुम्हें क्या दिखने लगा,
बी डैश। इसका मतलब आई को जैसे ही नीचे लाए, इमेज ए डैश से बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, और जैसे ही तुम आई को R1 पर लेके आए, बी डैश भी दिखने लगा। इसका मतलब R1 पे आते ही कंप्लीट इमेज आपको नजर आ चुका होगा। यानी R1 से लेके, और ये सिलसिला कहां तक रहेगा, R1 से लेके R3 तक, ये बोलोगे कंप्लीट इमेज। R1 से लेके R3 तक। अब जैसे ही R3 पे हो तुम, R3 पे हो तो R3 वाली लाइट से क्या दिख रहा होगा, ए डैश। और R2, ध्यान दो, R2 वाली लाइट से क्या दिख रहा था, बी डैश। R2 वाली लाइट से क्या दिख रहा था, बी डैश दिख रहा था। R3 से क्या दिख रहा है, ए डैश। यानी अभी भी R3 से तुमको पूरा इमेज नजर आ रहा होगा, लेकिन अब तुम R3 के बाहर आओ। अब तुम R3 के बाहर आओ। देखो पहले क्या हुआ, पहले ये आप ए डैश मान लीजिएगा, और ये लाइन ऐसे खुलेगी, ये बी डैश पूरा दिख गया। उसके बाद ये नीचे से कम होगा और धीरे 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 ऐसे बंद हो जाएगा इमेज। नीचे से खुला ऐसे, बी डैश तक पूरा दिखा, अब ये ए डैश से छोटा होना शुरू होगा और ये बी डैश पे आके खत्म हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं ये बात, R3 से ए डैश नजर आ रहा है सीधा सीधा, लेकिन R2 के आप ऊपर हो, और R2 से क्या दिख रहा था, बी डैश। तो अब जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे हो, बताओ, बी डैश तो R2 से दिख रहा है ना, तो बी डैश तो दिखेगा ही दिखेगा, तो ये लंबाई इमेज की घटने लगेगी। यानी इस वाले जोन में केवल तुमको क्या नजर आ रहा होगा, कुछ बीच का पार्ट जिसमें बी डैश होगा। और यहां से अगर आई को तुम यहां रख देते हो, तो E1 E2 और E3 लोकेशन बोलता हूं मैं इधर, तो यहां से क्या दिखाई देगा, ओनली, अरे ओनली बी डैश। और उसके नीचे आ जाओगे एक बार, यहां कहीं पे E4 वाली लोकेशन पे, तो मैं लाल कलर से क्रॉस लगा दे रहा हूं क्योंकि लिखने की जगह नहीं है। क्रॉस का मतलब ही हो गया नो इमेज। अब बताओ, तो फील्ड ऑफ विजन की अगर मैं बात करता हूं, जहां से कंप्लीट इमेज नजर आता है, इस पे ऑब्जेक्टिव बन के आ चुका है। पता है, आपसे पूछा जा रहा था कि ये वाले जोन में कौन सा पार्ट दिखाई देगा, ये वाले जोन में कौन सा पार्ट दिखाई देगा, ये वाले जोन में कौन सा पार्ट दिखाई देगा, और एक नन करके ऑप्शन बना हुआ था। रोहित कपूर क्या पूछा तुमने, सर पर एक डिस्टेंस पे तो फुल इमेज भी दिखेगा ना। हाँ, तो मैं बोल तो रहा हूं बेटा, आई जैसे ही R1 से आएगी और इस जोन पे चलती रहेगी, R3 तक आपको फुल इमेज यानी कि कंप्लीट इमेज के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। जैसे ही तुम R3 के नीचे आओगे, बी डैश रुका रहेगा, ए डैश की तरफ से लंबाई छोटी होगी, और जैसे ही तुम नीचे आ रहे हो, ये लंबाई छोटी हो रही है। जैसे ही तुम E3 की लोकेशन पर आते हो, केवल बी डैश बचेगा, और E3 के बाहर होते ही बी डैश भी गायब हो जाएगा। बच्चों, बस अभी वीडियो ऑन हो रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा।
हाँ अभी रोनित बता रहा हूँ, 1 मिनट वीडियो ऑन हो जाए बस। हाँ रोनित, आपने कुछ पूछा था कुछ पूछा मुझसे? था मुझसे सर जोन 1 और जोन 3 फिर से समझा दीजिए। अच्छा देखो देखो भाई भाई ऐसा है, ये जो जोन 1 है हमारा ऊपर वाला, मैंने कहा ये जो येलो लाइट रे है ये बी डैश को दिखा रही है। इसके ऊपर चले जाओगे तो बी डैश के बाहर हो जाओगे, तो इसके ऊपर बी डैश आपको नजर नहीं आने वाला। तो यहाँ से बी डैश नहीं दिखाई देगा, बाकी दिखेगा तुमको, बाकी एडजस्ट होते हुए नजर आएगी, ए डैश भी दिखेगा क्योंकि ए डैश ये वाली लाइट से नजर आ रहा है। देखो ना पीछे तक ले जाओ, ये देखो ये ए डैश के बाउंडेड लाइट रे, समझ गया? तो ए डैश के अंदर हो, ए डैश दिखेगा, बी डैश नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली इसमें ये दिखेगा पर्पल वाली लाइट, ये कहां से आ रही है? ये ए डैश से आ रही है। तो ये पर्पल वाली लाइट रे ए डैश की बाउंडेड लाइट रे है, इसके बाहर हो जाओगे तो ए डैश नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये जो नीचे ये देखो कहां से आ रही है, ये बी डैश से आ रही है। यहाँ दिखाई देगा क्योंकि यहाँ कहीं पर अगर आप हो तो बी डैश के अंदर है तो बी डैश दिखेगा, बट ए डैश नहीं दिखाई देगा बिकॉज़ ए डैश की ये वाली लाइट रे से आप बाहर हो गए। समझ गए पूरा? समझ आ गया ना? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है बहुत, इको हो रहा है। अभी सही हुआ? अरे यार हाँ 1 मिनट कर रहे हैं यार, फोन का शायद माइक ऑन है, 1 मिनट रुको। अभी सही है, अभी इको खत्म हो गया ना? अब सही है। अब ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है। हाँ भाई चलिए अब आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। एक बच्चों और कॉन्सेप्ट होता है, बस देखते चलिएगा साथ में। किसी को नोट करना हो, हालांकि मैं सारे स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, बट फिर भी किसी को लिखना कुछ हो तो लिख सकता है यार। एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पर हूं, बट अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? मतलब एक एक चीज में धीरे धीरे आपके आगे बढ़ाता चला जा रहा हूं। रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। आप कहोगे सर ये हेडिंग तो बहुत देर से चल रही है। हाँ चल रही है, और देखते जाइएगा कितने तरीके से आपके सामने आ रही। देखिए पहली बात, अगर मैं बोलता हूं इट्स अ प्लेन मिरर, अगर मैं बोलता हूं इट्स अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है तो कोई प्लेन होगा ना? मेरी बात समझ में आई? लाइन तो नहीं हो सकता। 1 मिनट रजिस्टर लियो अपना जरा, अभी ले लेना। ये मिरर है, ये सपोज ये आप रजिस्टर देख रहे हो ना, तो ये सपोज मिरर हो गया। तो अभी क्या हुआ कि ये ऐसे लगा हुआ है तुम्हारे पास में, और पॉलिशिंग मिरर की मान लीजिए इधर है, तो मुझे अपना इमेज तो दिखाई देगा ना। मेरी अब बात समझ में आ गई? तो इट्स अ प्लेन। अब तुम ध्यान दो, अगर ये प्लेन है तो ये एक्सेस बाहर आ रही है, बाहर आने वाली एक्सेस होती है जेड, ये नीचे जा रही है, या बहुत ज्यादा यहां से लोगे तो ऊपर जा रही है, तो ये कौन सी हो गई? वाई।
तो ये प्लेन का नाम क्या हो गया, YZ प्लेन। ठीक है, तो मैं कंसीडर करता हूं कि लेट हमारा जो मिरर है वो YZ प्लेन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, अब मैं सीधे सवाल सॉल्व करने की ट्रिक्स आपको समझा रहा हूं, याद रखिएगा। थ्योरी बहुत हो गई, सीधे क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स पर मैं आ रहा हूं, याद रखिएगा भाई। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं उसके मेथड्स पर आ रहा हूं। ठीक, अब जैसे मान लिया कि ये YZ प्लेन है, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं कोई एक कोऑर्डिनेट यहां पर दे रहा हूं, मैं यहां पे कोई एक कोऑर्डिनेट दे रहा हूं कि मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से रखा है कि इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। एक कोई मैंने ऑब्जेक्ट रखा और बच्चों मान लीजिएगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ठीक, ये खरखरा बहुत रहा है। अभी अब सही है। हाँ, तो मैंने बोला कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x, y, z। अब मिरर का प्लेन देखा करो कौन सा है, YZ प्लेन का मिरर है। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर YZ प्लेन का मिरर है तो इस पे नॉर्मल कौन सी होगी, x एक्सिस। देखिए जो एक्सिस मिसिंग होती है वही नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, जैसे YZ प्लेन का मिरर है तो इस पे नॉर्मल कौन सी एक्सिस होगी, x एक्सिस। तो ऐसा कुछ मान लो कि नॉर्मल इज x एक्सिस, इसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ये रहा, नॉर्मल इज x एक्सिस। x एक्सिस कैसा काम करेगी, नॉर्मल का। तो अब सुनो, मिरर की एक बहुत खास बात होती है, प्लेन मिरर की एक बहुत खास बात होती है कि प्लेन मिरर हमेशा अपने नॉर्मल के अक्रॉस रिफ्लेक्शन दिखाता है। प्लेन मिरर केवल अपने नॉर्मल के अबाउट रिफ्लेक्शन दिखाएगा, बाकी किसी एक्सिस में या किसी कोऑर्डिनेट में कोई फर्क नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करो कि सपोज ये प्लेन मिरर है, ध्यान से समझना, ये प्लेन मिरर है और मैं अगर इस तरह से चल रहा हूं मिरर के पैरेलल, ठीक है, बवंडर आ गया माइक में, अभी तो आवाज चल रही ना सही। मैं क्या कह रहा था, मान लो ये प्लेन मिरर है बोर्ड और मैं इस प्लेन मिरर के पैरेलल चल रहा हूं। ठीक, तो ऐसा हमें फील नहीं होता कि हमारा इमेज जो भी होगा वो मेरे साथ साथ चल रहा होगा। आप घर पे करके देख सकते हैं, ऐसे इस तरह से चल रहा होगा ना, तो रिफ्लेक्शन हमको पता ही नहीं चलेगा। हमें रिफ्लेक्शन कैसे पता चलता है कि हम मिरर के सामने खड़े होते तो हमें अपना इमेज अंदर दिखाई देता है, दिखाई देता है, यानी हम जितनी डिस्टेंस पे है उतनी ही डिस्टेंस आपको अंदर जाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हुई? जितनी डिस्टेंस पे हम हैं उतनी ही डिस्टेंस आपको अंदर जाना पड़ता है भाई, तभी तो हम कहते हैं कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज है, तभी तो बोलते हैं। तो अब सुनिएगा मेरी बात, अगर YZ प्लेन का मिरर है, नॉर्मल मैंने बोला कौन सी एक्सेस हो गई, x एक्सेस, तो रिफ्लेक्शन केवल x एक्सेस के अबाउट होगा। यानी अभी देखो एक एक पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, रिफ्लेक्शन will only about x axis।
ऐसा क्यों लिया? क्योंकि YZ प्लेन का नॉर्मल है, याद रखना ये बात, ठीक। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इमेज कोऑर्डिनेट्स, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, या इमेज की लोकेशन बताइए। तो याद रखना ऑब्जेक्ट अगर XYZ है तो इमेज तुम्हारा बनेगा -x, y, z। कुछ बात समझ में आई? इमेज बनेगा -x, y, z। मतलब आप ध्यान दो, जो मिरर के प्लेन है, y और z प्लेन पे मिरर है, जो मिरर के एक्सेस हैं, ऑब्जेक्ट के एक्सेस एज इट इज ट्रांसफर हो गए इमेज में, ऑब्जेक्ट के एक्सेस एज इट इज ट्रांसफर हो गए इमेज में। रिफ्लेक्शन केवल किस में मिला तुमको? नॉर्मल के अबाउट। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? -x। इसको बना लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बना लीजिए इसको बना लीजिए इसको, क्योंकि ये शुरुआत है। अभी हम सब कुछ चला देंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट भी चलेगा, मिरर भी चलेगा, इमेज भी चलेगा, सारे रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स आपको दूंगा। ये समझ में आया? सबसे पहले मुझे बताइए, जो मिरर का नॉर्मल है दैट्स इट, केवल आपको उसके अबाउट देखना है और बाकी सारे कोऑर्डिनेट एज इट इज डाल दो, ठीक? समझ गए बात? अच्छा, अब जैसे इस पे छोटा सा सवाल दे दूं तुमको मैं, मान लीजिए हमारे पास में ZX प्लेन पे मिरर आ गया। बच्चों ZX प्लेन पे मिरर आ गया तो नॉर्मल कौन सी एक्सेस होगी बताओ? Y एक्सेस। अब अगर यहां पे आपको कोई इमेज दे दूं मैं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट है 4, 3, -5, ये इमेज के कोऑर्डिनेट हो गए, सॉरी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट हो गए, तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बस केवल कौन सा पकड़ना है तुमको? Y एक्सेस पकड़ना है ना? क्या लिखोगे? 4, -3, -5, ये इमेज के कोऑर्डिनेट हो गए। मतलब बहुत ज्यादा अकल ही मत लगाइए, ज्यादा अकल लगाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। बस ये याद रखना कि मिरर का प्लेन आपको देखना है कि कौन सा है, और प्लेन पे फिर अगर प्लेन पता चल गया तो नॉर्मल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि जो एक्सेस प्लेन में मिसिंग है वो नॉर्मल में मौजूद होंगी, और बस उसी के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन कर देना है। समझ गए मेरी बात भाई? समझ गए? क्लियर एकदम? पक्का पक्का? ठीक है। अरे तुम लोगों ने आंसर किया क्या? सार्थक पटेल, रोनित कपूर, अर्चित जायसवाल, हाँ बेटा तीनों के आंसर एकदम सही है, फर्स्ट क्लास, लगे रहो, बहुत बढ़िया, मजा आता है मुझे। एक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब और आगे चलते हैं भाई इसी के, ठीक है, और आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन मिरर है। अब मान लीजिए हमारे पास दो प्लेन मिरर है, राइट? बहुत मजेदार, बड़ा मस्त केस है, बहुत बढ़िया केस है, यानी केस ऑफ टू प्लेन मिरर्स। केस ऑफ टू प्लेन मिरर्स, ठीक? ध्यान से समझना भाई, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब ये केस अपने आप में दो तरह का होता है, ये केस अपने आप में दो तरह का होता है। लेट द एंगल बिटवीन द मिरर्स बी इक्वल टू थीटा। मिरर्स के बीच का एंगल कितना उठा रहा हूं मैं? थीटा। केस आपके सामने ये बना है, पहला केस। पहला केस, ऑब्जेक्ट इज लाइंग, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, ऑन एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर समझते हो? नहीं यार, खरखरा रहा है यार, बहुत ज्यादा खरखरा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? Object is placed at angle bisector
यानी कि हमारे पास जो फिगर है वो कुछ ऐसे आएगी, थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं। ये, और एंगल बाइसेक्टर होगा कुछ बीच वाली लाइन। ठीक है भाई। और ऑब्जेक्ट रख रहा हूं कुछ यहां पे। मिरर की पॉलिशिंग कुछ ऐसे है। ठीक। तो यहां एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, यहां एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। इसके लिए आप लगाओगे नंबर ऑफ इमेजेस मैं बोलता हूं सपोज n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1। नंबर ऑफ इमेजेस n विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा -1। अब थीटा आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा थीटा आप कुछ भी कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे थीटा आप रख देते हो 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री रख देते हो, तो 360 बाय 90 -1 कितना आ गया? 3। 360 बाय 90 करोगे 4 आएगा, 4 -1 3 आ जाएगा। ये डायग्राम में तुम्हें एक बना के समझाता हूं, पहले ध्यान देना। ठीक है बेटा। तो मैं इसका केस 1 उठाता हूं। केस 1 उठाया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी थीटा 90 डिग्री रख दोगे ना तो तुम्हारा n आ जाएगा 360 बाय 90 डिग्री -1 इक्वल टू 3। अब ये केस जरा समझिएगा, और यहां से तुमको एक ज्ञान की प्राप्ति और होने वाली है। आप कहोगे सर कौन सा ज्ञान? अभी बताता हूं कौन सा ज्ञान। जस्ट वेट एंड वॉच। ये ऑब्जेक्ट है, एंगल बाइसेक्टर पे रखा है। ठीक है भाई, देखते जाना। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स अब 45 पे होगा, तो ये कोऑर्डिनेट सेम होगा, a, मान सकते हो। ठीक है। देखते जाना, बहुत बहुत बढ़िया केस है। a, यानी ये डिस्टेंस कितनी है? a। ठीक। इसका इमेज यहां कहीं बनेगा, इसको मैं I1 बोलता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? अगर आप इसको y एक्सेस बोलते हो, अगर आप इस वाले एक्सेस को y एक्सेस बोलते हो, इस वाले को x एक्सेस बोलते हो, xy प्लेन लिया तभी दो कोऑर्डिनेट लिए। ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट इज -a, a। अब देखो y एक्सेस पे मिरर है तो x एक्सेस परपेंडिकुलर हुआ। देखो x वाला ही तो पलटा खाली, y वाला एज इट इज। अब इसका नीचे इमेज दिखाओ, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? a। तो नीचे आओगे तो a ही पे तो आओगे नीचे। यहां कहीं याद है? इसको डालो तो I2। क्या डालोगे? a, -a। अब ये x वाला मिरर लिया तो y परपेंडिकुलर है, तो केवल y पलट गया। अब ध्यान से सुनना, I1, इस वाले मिरर का नाम मैं M1 डालता हूं, इस वाले का मैं M2 डालता हूं, ये वाले का। तो I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M1। ये पॉइंट लिखना बनता है। I1 विल एक्ट as a virtual object for M1, and also I2 will act as a virtual object for M2।
अब ये जो I1 है ये इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसकी रेफरेंस लाइन पीछे बढ़ा ही चुका हूं। तो आप अब ये क्या है, -a, A है, -a, A है, और ये y एक्सेस नॉर्मल हो गया इस मिरर पे, तो y वाला पलटेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे I3 के, x वाला तो एज इट इज रहेगा -a, y और पलट गया -a। सिमिलरली ये देख लो, I2 विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2। M2 y एक्सेस के लॉन्ग है, M2 का नॉर्मल x एक्सेस है, मतलब ये वाला x एक्सेस है, तो केवल x कोऑर्डिनेट पलटेगा, y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा इस वाले से। पीछे ले आओ, देखो y कोऑर्डिनेट -a एज इट इज, x कोऑर्डिनेट a का -a पलट गया, यानी तीसरा इमेज जो मिल रहा है I1 और I2 से वो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। अब आप टोटल नंबर ऑफ इमेज गिन सकते हैं, I1, I2 एंड I3। किसी को कोई संदेह हो, किसी को कोई डाउट हो, अभी पूछ लो, क्योंकि इसके बाद एक यहीं पे एक छोटी सी चीज, चलो पहले बता देता हूं, उसके बाद बात करूंगा आपसे। अब अगर मुझसे कहा गया कि क्या सर ये बात पूरी तरह से सही होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब अगर किसी प्राणी ने मुझसे बात करी कि सर अगर हम ये कह दें कि O वाला पॉइंट, I1 वाला पॉइंट, I3 वाला पॉइंट, I2 वाला पॉइंट ये एक सर्कल में लाई करेगा, मैं कहूंगा हाँ बेटा एकदम परफेक्ट बात है। आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे। देखिए ये A, A है, तो इसका मतलब ये A होगा तो ये भी A होगा, तो ये √2a होगा, ये A होगा, ये भी A होगा, ये कितना हुआ। बाकी दोनों के लिए समझ गए, बाकी दोनों के लिए समझ गए। बन गया सर्कल, मतलब परफेक्ट नहीं बना, लेकिन हाँ आपको इतना समझ में आ गया कि सारे के सारे सर्कल पे आते हैं। ठीक, तो यहां पे एक पॉइंट और बनता है कि ऑल इमेजेस विल लाई, ऑल इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल। और उसका रेडियस कितना है, ठीक, क्लियर। अब एक सवाल और बना कि सर ये तो आपने 90 डिग्री के लिए समझाया हमको कि 3 इमेज बन गए और सारे के सारे सर्कल पर आ गए। मान लीजिए सर 60 डिग्री का केस होता, मान लीजिए सर 60 डिग्री का केस होता, तो मैं कहता हूं मान क्या लीजिए, अब इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा। 60 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे, 360 बाय 60 -1 कितने हो गए भाई, 5 हो गए। ये लगभग 60 डिग्री आपको दिखता होगा, ठीक। और ऑब्जेक्ट रखूंगा बच्चों एंगल बाइसेक्टर पे, देखो ऑब्जेक्ट और इसके करस्पॉन्डिंग एक तो यहां तुमको मिलेगा ही मिलेगा, एक तो इसके जस्ट अपोजिट में इधर मिलना ही मिलना है, इसको कुछ भी एक नाम दे दो I1। 5 में से एक इधर हो गया, बाकी एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, इसी तरह एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। आप मेरी बात समझ गए। देखिए रफ लोकेशन है, मैं नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली, हाँ बस आपको समझाने के लिए ये काफी है। आपको समझाने के लिए काफी है। हमेशा याद रखना इस पैटर्न से जो भी इमेजेस होते हैं वो कैसे लाई करेंगे बच्चों, सर्कल में, ठीक। अब देखो कुछ तुमको मैं दिखाता हूं, यहां पे मैंने कहा अब तुमको मैं कुछ दिखाता हूं, आओ। फॉर्मूला आप केस तो समझ ही रहे हो, 2 प्लेन मिरर का केस है। ये हो गया हमारा मिरर 1 इधर वाला बच्चों, ये हो गया मिरर 1 और ये वाला हो गया मिरर 2। थीटा के इंक्लिनेशन आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं।
एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूं जिसमें यहां पे कैलकुलेट भी किया गया है कि हाँ भाई n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। यहां पे देखिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये दो हमारे पास में प्लेन मिरर है। समझ गए बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दो प्लेन मिरर है। आपको करके दिखाता हूं। यहां पे इसको एडजस्ट करने के बाद एंगल्स को हम चेंज करेंगे। हर बार आप देखना एक सर्कल आपको दिखाई देगा इमेज का। आप देखिएगा इमेज का आपको एक कंप्लीट सर्कल यहां पे नजर आएगा। देखिए जो पढ़ा है, मैं कहता हूं अगर आपको दिख जाता है ना तो क्रिस्टल क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तेजी से आगे आओ। ये देखिए अभी यहां पे एडजस्टमेंट किया जा रहा है। अभी थोड़ा सा अभी 120 डिग्री है तो आपको इतना नहीं समझ में आ रहा। अभी एक्यूट एंगल्स पे जब इसको लेके अपन लोग आएंगे ना तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से, आप देखिए फीलिंग आ रही है। 90 डिग्री का केस आपको अभी 72 आ गए और छोटा लेके आए। ये देखो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, इट्स अ सर्कल। आपको फील आना चाहिए, देखिए ना दिस इज अ सर्कल। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस 4। फिर आओ अभी 60 डिग्री ले, अभी बना के दिखाया था ना 60 डिग्री, तो 360 बाय थीटा माइनस 1 ये कैलकुलेशन था। नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ गए 5। ये देखिए क्या चीज समझ में आ रही है। और स्क्रीन पे जब आप फिगर पूरा देख रहे हो, मैं तो पास खड़ा हूं तो मुझे उतना क्लियर नहीं दिख रहा, दूर से अगर मैं भी देखूं जैसे मैं अपने स्क्रीन पे देख रहा हूं सामने, तो मुझे सर्कल का पूरा फील आ रहा है कि हाँ भाई एक सर्कल में सारे एक पैटर्न पूरा सेट हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये दो इंक्लाइंड मिरर हो गए, पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, एक और होगा, पांचवा होना चाहिए। अभी एडजस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये देखो यहां से निकलेगा पांचवा। मैंने कहा ना एक जस्ट अपोजिट होता है। ये आया, ये आया, ये आया 5 इमेज। अब इसको देखो, तो ये जो मैंने I1 डाला था वो I1 ये है, याद है ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट मारा था मैंने I1। मैंने कहा एक यहां तो होगा ही होगा, तो जैसे यहां से निकलते हो तुमको अब दिखाई दिया ना, तो एक यहां तो होगा, ये हमारा I1 है। बाकी अब I2, I3, I4, I5 कहीं भी बना लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड इट्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल बच्चों। ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये। मेरे ख्याल से अब ये चीज आपको समझ में आई होगी, बेहतर तरीके से आई होगी। अब यहीं पे एक केस और बनेगा, या उस केस पे भी आता हूं मैं थोड़ी देर के बाद। अब ये कुछ नहीं, अलग अलग वैल्यूज से इसको मतलब फिगर वाइज पूरा मैच कराया है, तो बहुत ज्यादा इसमें समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। आप थीटा चेंज करते जाइए तो यहां से आपको नंबर ऑफ इमेजेस चेंज होते हुए नजर आते चले जाएंगे। लेकिन हर बार एक खासियत रहेगी इस पूरी फिगर में कि सारे इमेज पैटर्न कैसा होगा, सारा इमेज पैटर्न कैसा होगा, सर्कल में होगा। राइट बच्चों, चलिए तो अब आप एक काम कर सकते हो। सबसे पहला ये कि इस पैटर्न को आप लिख लीजिए, क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन आता है थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले इसको आप नोट डाउन करो, मैं आपको समय देना चाह रहा हूं, आप लिख लीजिए। ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है और पूरा लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप केवल इतना लिख लीजिएगा कि व्हेन द इमेज इज ऑन एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला इज 360 बाय थीटा माइनस 1। इतना लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When image is on angle bisector, formula is 360 degree by theta minus 1. आ गया। एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है बच्चों यहां पे आपकी तरफ से, अभी तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं। किसी के दिमाग में आता है कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है किसी के दिमाग में? चलिए वो भी समय देता हूं आपको। कोई क्रॉस क्वेश्चन आता है किसी के दिमाग में? पूछो पूछो पूछो, दिमाग लगाओ, अकल लगाओ। यहां ऐसा क्या है जो आपको पूछना चाहिए? यहां ऐसा क्या है जो आपको पूछ सकते हैं, जिसके बारे में आप ये मत पूछना कि सर अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो क्या करेंगे। मैं वजह बता रहा हूं, क्योंकि अगला केस मेरा यही है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन द एंगुलर बाइसेक्टर। वो तो मैं खुद ही बताऊंगा। और क्या पूछ सकते हो? देखो आया कुछ आया सार्थक, सर मिरर के बाहर होगा ऑब्जेक्ट, तो बाहर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहां लगा दो बेटा, तुम यहां लगा दो, रिफ्लेक्शन तब भी होगा। सार्थक आपको याद होगा
हमने यहां मिरर बनाया था थोड़ी देर पहले और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था और इमेज नीचे बनाई थी, याद है बेटा? बनेगा, तब भी बनेगा, बनेगा बनेगा। और कुछ अकल मिला भाई? दोनों लोग इतने तेज हो पढ़ने में, फिर भी नहीं दिमाग आ रहे तुम्हारे, बताओ जल्दी। कुछ पूछो। अर्चित जायसवाल ने कुछ पूछा। इज ऑड, सुनो अर्चित, मैं समझ गया अर्चित, तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया मैं। 360 बाय थीटा अगर ऑड है बेटा, ये चाहे इवन हो चाहे ऑड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन अगर इवन है अगर ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख देता हूं, एन इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है। इवन है तो इवन नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा, ऑड है तो ऑड नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा, ठीक है? और सोचो, चलो मैं बताता हूं। अरे किसी ने मुझसे ये है कुछ आया सार्थक पटेल, थीटा कंप्लीटली, हाँ यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि सर अगर 360 बाय थीटा -1 अगर इंटीजर ना हो तो भाई हर बार एन इंटीजर हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मान लीजिए 45 डिग्री हो गया, मान लीजिए 45 हो गया थीटा, तब तो ये इंटीजर नहीं आएगा ना। आप मेरी बात समझ गए? तो क्या करोगे? तो सपोज एन का आंसर आता है अरे 6.2, मान लो कुछ एक ऐसा कैलकुलेशन आ गया, मैंने कहा मान लो, लेट लिखा है भैया, n इज इक्वल टू 6.2, इंटीजर नहीं है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा, यहां राउंडिंग का कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा। अगर 6.2 है तब भी तुम्हारे नंबर ऑफ इमेजेस 7 होंगे, और अगर n 6.8 है तब भी नंबर ऑफ इमेजेस 7 होंगे। आई बात समझ में? यहां राउंडिंग मत लगाइएगा कि 6.2 है तो 6 के बराबर कर दिया, 6.8 है तो 7 के बराबर कर दिया। राउंडिंग मत लगाना बच्चों, और ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा इस तरह का कोई चीज तो आपको राउंड करके देगा आंसर में, कभी उस पर मार्क मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा। राउंडिंग मत करना, हमेशा याद रखना अगर n फ्रैक्शन है मतलब पॉइंट्स में आ रहा है तो जो नेक्स्ट इंटीजर होता है वो तुम्हारा आंसर है, ये याद रखिएगा बात। इफ n इज नॉट अ कंप्लीट नंबर तो जो नेक्स्ट इंटीजर होगा, बार बार बोल रहा हूं, जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, भले ही ये 6.2 6.01 आ जाए। और बताओ, भले ही 6.2 तो मैंने बड़ी डिजिट लिख दी, मैं कहता हूं 6.01 आ जाए, अब बात समझ गया ना मेरी? तब भी 7 बोलिएगा, बशर्ते 6 से बस बड़ा होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, इसकी वजह सुनो, ऐसा क्यों कहता हूं? ऐसा इसलिए बोलता हूं कि जैसे जब ये इंटीजर था तो हमने बोला भाई 7 इमेज पूरे दिखाई देंगे। अब ये 6.2 है, इसको इमेज तो 7 होंगे, लेकिन 7 इमेज में कोई एक ऐसा इमेज होगा जो पूरा नहीं दिख रहा होगा। आप मेरी बात समझ गए ना? 7 इमेज बनेंगे बट उस 7 इमेज में कोई एक ऐसा इमेज होगा जो कंप्लीट नहीं दिख रहा होगा, कुछ उसमें पार्ट कटा होगा, माइनर पार्ट। समझ गए? ये चीज होती है। आइए अब हम अगले केस की तरफ चलते हैं। ये तो हमारा पहला केस था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगुलर बाइसेक्टर। बच्चों नेक्स्ट केस की तरफ मैं लेकर आता हूं आपको, और वो नेक्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन एंगुलर बाइसेक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। When the object is not placed on angular bisector, ठीक है भाई? तो मिरर क्या बोले तुम विपिन? सर थीटा 360 हो तो क्या होगा? एन की वैल्यू बताऊंगा अभी। सार्थक, तो मिरर ओवरलैप नहीं होंगे। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी आऊंगा आपके पॉइंट पे। विपिन बेटा मैं आपके पॉइंट पर आऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे समय देना है। तो हमारी फिगर आती है कुछ इस प्रकार से।
देखिए जो मैंने बात बोली कि सारे जो इमेजेस होंगे वो सर्कल पे होंगे, वो बात अभी भी वैलिड है, याद रखना, समझे? वो बात अभी भी वैलिड है, याद रखना। ऑब्जेक्ट चाहे एंगुलर बाइसेक्टर पे हो या ना हो, लेकिन इमेज बाबू सर्कल में ही होंगे, ये तय है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा कहीं ऊपर, अब मैंने ऊपर रखा है, आप नीचे लगा देना, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। मतलब ये ना पूछना कि सर नीचे रख दे तो क्या होगा, भाई एक ही चीज होती है, ठीक है? बस इस पे नहीं होना चाहिए। अब इस पे भी जो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है, बेटा कुछ पूछना? इस पे भी जो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है वो वही है 360 बाय थीटा माइनस 1। ये वही है, लेकिन अब इसमें इवन और ऑड का खेल होता है, ठीक है बच्चों? अब इसमें इवन और ऑड का खेल होता है। अगर ये इवन है, अगर ये इवन है, समझ गए, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे n+1। मैं लिख देता हूं इधर, मैं लिख देता हूं इधर, if n is even, then the number of images is equal to n+1। समझ गए? अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगे n+1। जैसे केस आप ले लो, थीटा इज इक्वल टू कितना ले लो, 72 डिग्री। अभी 72 लोगे तो कितना से जाएगा, तो तुम्हारा n हो जाएगा 360 डिग्री बाय 72 माइनस 1। तो सॉल्व होके आ जाए कितना, 5 ना, 5 ना, 5 ही तो आ रही है। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक? अब ये क्या है, इवन। अब ये कैसी संख्या आ गई भाई, दिस इज इवन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, 5। देन आई बात समझ में? अगर ये ऑड है तो एज इट इज डाल देना। इफ n इज ऑड तो आंसर सीधा रहेगा तुम्हारे पास, तो नंबर ऑफ इमेजेस एज इट इज रहेंगे, मतलब देन n को आप लिख सकते हो 360 बाय थीटा माइनस 1। मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वही अप्लाई हो जाएगा, ठीक? उसमें कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, जैसा n आ जाए बशर्ते ऑड होना चाहिए, तो आप यही लगा के सॉल्व करोगे। अभी इसमें पॉइंट वाली बात भी आती है, अभी इसमें बच्चों पॉइंट वाली बात भी आती है, ठीक है? वो भी देख लो। अगर मान लीजिए n हमारे पास में कुछ ऐसा आता है, सॉल्व करने के बाद आपने कोई एक थीटा लिया जिसमें n आता है हमारा 5.2, तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 6, ठीक? लेकिन ये 6 क्या है, इवन है ना, तो इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा आपको। अभी समझ गए बात, कर लेना। अगर ये n अब ये आ गया ना 6, तो नंबर ऑफ इमेज कितने आ रहे हैं, 6, ठीक? लेकिन 6 क्या आ गया तुम्हारे पास में, 6 आ गया तुम्हारे पास में इवन। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में,
फाइनली मतलब अगर इवन आए चाहे कैसे भी आए तुम्हें एक ऐड करना ही करना है, ये याद रखना। अगर इवन आता है चाहे कैसे भी आए तुम्हें एक ऐड करना ही करना है, ठीक। और अगर एन ऐसा है मुझे 0.2 बड़ा अच्छा लग रहा है आज, क्या बात है। 6.4 ले लो चलो, हर बार 0.2 थोड़े ना आता है। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, 6.4 नहीं कुछ और लेंगे यार, 6 बहुत आ रहा है। सपोज ले ले 4.3, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना ले लोगे, 5। अब ये क्या है, ऑड। फाइनली कितने इमेजेस, 5 इमेजेस। ये याद रखना बेटा, ये अगर नहीं याद रखोगे तो आपके सवाल गलत करा देगा, ठीक है, आता हुआ। इसको लिख लेना भैया जरूर, क्योंकि कुछ चीजें हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको लिख लें। कुछ चीजों के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि भाई कृपया लिख लें। अब एक केस जिसके बारे में मेरे पास मैसेज में पड़ा हुआ है, विपिन भारद्वाज और सार्थक पटेल, इन दोनों ने, मतलब विपिन ने एक बात पूछी कि सर अगर 360 डिग्री एंगल हो जाए तो क्या होगा, तो सार्थक ने उसमें लिखा है दोनों मिरर ओवरलैप नहीं हो जाएंगे। मतलब भाई ठीक है, आप लोगों की बात एकदम सही है, बट इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से समझाना चाहूंगा। आइए इस पे चर्चा करते हैं। मेरी तरफ से एक केस ले सकते हैं आप, 360 तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जरा नंबर ऑफ इमेज बताइए कितना आता है। हाँ बताओ, मेरी तरफ से ले लो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, नंबर ऑफ इमेज कितना आ रहा है, इसमें इतना क्या सोचना है, इनफाइनाइट भाई, इनफाइनाइट, ठीक। अरे नो इमेज मत बोलो ध्रुव बच्चा, हाँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आएगा। शाश्वत पाठक हैज रेज्ड अ हैंड। शाश्वत क्या समस्या है मुन्ना? हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट आएगा शाश्वत पाठक, सही है, नो समस्या सर, बढ़िया बेटा। आइए केस 3। When theta is equal to 0 तो आपका n आ जाएगा 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो यहां पे क्या बोलोगे, बोथ द मिरर्स, यहां नहीं लिखना चाहिए मुझे, इधर लिखना चाहिए, बोथ द मिरर्स are placed parallel with each other। दोनों मिरर कैसे हैं, पैरेलल रखे हैं। मतलब केस आपके पास क्या है, केस कुछ इस प्रकार से है, एक पॉलिशिंग ये, एक पॉलिशिंग ये,
ऑब्जेक्ट कहीं बीच में ओ। अब इससे मान लीजिए बना पहला इमेज, सपोज ये I1, इसकी कहानी समझिएगा, इससे बना I1 अब एक मिनट, दिस इज सपोज M1 एंड दिस इज सपोज M2। तो I1 अभी पहले M1 ने इमेज बनाया I1, अब I1 M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहां पे इमेज आएगा I3, मतलब ये डिस्टेंस और ये टोटल डिस्टेंस पकड़ के यहां मान लो I3। मीन्स तुम ऐसे ले लो, सपोज ये D का डिस्टेंस है एंड ये X का डिस्टेंस है, तो ये तो X ही हो गया ना। अब M2 से I1 का डिस्टेंस देखो क्या होगा, D प्लस X हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया D प्लस X का। अब ये I3 M1 के लिए, ये I3 M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और मैं डिस्टेंस उतना तो अब यहां हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बिल्कुल आखिरी तक पहुंच गया हूं, और ये बना देगा I4। अब आप ध्यान दो M1 से कितना डिस्टेंस है, 2D प्लस X, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे करते करते इसके और तुम पीछे, यहां तो मेरे पास स्पेस है एक, यहां मैं अभी और बनाऊंगा। I4 आ गया, इधर बनने वाला है मेरा। अब बताओ M2 से I4 का डिस्टेंस क्या है भाई, 2D प्लस X तो ये हो गया, और एक D और जोड़ लो 3D प्लस X, तो इट विल व्हाट, दिस इज 3D प्लस X। अब आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम आनी चाहिए, आपके दिमाग में एक समस्या आनी चाहिए। समस्या क्या आनी चाहिए बच्चों, मैं बताऊं। सर 5 इमेज जब आपने बनाई तो सर बोर्ड लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा जोन, ठीक है। सर मान लीजिए हमसे 7वीं इमेज का डिस्टेंस पूछ लिया गया, तो हम कैसे बताएंगे? पॉइंट है कि नहीं भाई? मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया कि 7वीं इमेज मिरर से कितनी दूर बनेगी या ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बनेगी, तो सर हम कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे? आइए उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या गिन रहे हो? कुछ नहीं गिन पाओगे। अबे 7वीं तुम गिन गए मेरे भाई, हम तुमसे 11वीं पूछ लेंगे तो क्या करोगे? 11वीं इमेज तो कहो तुम्हारे घर तक के डिस्टेंस में बने जाके। ना, ऐसा नहीं है। देखिए ये मिरर्स और बड़ा, ये मिरर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इज D। वही फिगर बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट इज O, M1 M2, और मैं रिफ्लेक्शन उठाऊंगा M1 से, और M1 से ऑब्जेक्ट की दूरी है X, तो मैं लिखूंगा फॉर मिरर M1, फॉर मिरर M1, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ nth इमेज बता रहा हूं। अब ये nth इमेज में n 2 तरह का हो सकता है, एक होता है इवन, एक हो सकता है ऑड। हो सकता है कि नहीं? एक हो सकता है इवन और एक हो सकता है बच्चों ऑड, ठीक। तो इवन ऑड की कहानी समझिएगा क्या होती है। इवन ऑड की कहानी में अगर n हमारे पास इवन है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं nd माइनस 1, सॉरी nd माइनस x। अगर n हमारे पास में इवन है तो हम लगाएंगे nd माइनस x, और n अगर ऑड है तो हम लगाएंगे n माइनस 1 टाइम्स d प्लस x, जनरल फॉर्मूला। तो मैं लिखता हूं पहला केस, फॉर n इक्वल टू
ठीक है, फॉर n इक्वल टू इवन, तो लोकेशन क्या लिख दें हम, Rn लिख देते हैं, डिस्टेंस ऑफ nth इमेज, दिस इज nd माइनस x, याद रखना दूसरी, चौथी, छठवीं, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से नंबर जाएगा n इस फॉर्मूले के लिए। और अगर मैं लिखता हूं केस 2 में, फॉर n इज इक्वल टू ऑड, तो ये तुम्हारा Rn चला जाएगा n-1 d प्लस एक्स, फॉर ऑड n चला जाएगा n-1 d प्लस एक्स, और ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मजे का इंपॉर्टेंट है। अब वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है मुझे इसमें, आप n को 1 रख दीजिए, 1 3 5 7 9 इस तरह का नंबर जाएगा, 1 रख दो। पहला इमेज x पे ही बनाया था, याद है ना, पहला इमेज x पे बनाया था ना, ये देखिएगा पहला इमेज x पे बना है, ठीक। दूसरा इमेज कहां पे दिख रहा है आपको, दूसरा इमेज आपको अगर हम o से उठाते हैं तो हमारे पास में इसका सेकंड इमेज हमने क्या लिखा था, I1 I4 उधर डाला, अच्छा I3 लिख दिया मैंने, या नंबर चेंज करने पड़ेंगे, 2 लिखना ही भूल गया ना, हाँ एक सेकंड, दूसरा इधर आया था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, 2x d प्लस एक्स, तो ये d प्लस एक्स हो गया तुम्हारा I2, ठीक है। फिर ये बना था उधर, वो है तुम्हारा I3, ये I3 है, ठीक है, और ये वाला चला जाएगा I4, ये है बाबू, ठीक। अब बताओ, चेकआउट कर लो, इसमें दोनों के बने, बस ये ध्यान रखना, इसमें दोनों से बने हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। पहला देख लो, इससे बनने वाला पहला क्या आएगा, x पे आ रहा है। फिर अब देखो इससे बनने वाला जो तुम्हारा दूसरा इमेज है, दूसरा नहीं, ये I3 कहलाएगा ना, तो n-1 d प्लस एक्स, n-1 d प्लस एक्स, तो तीसरा है n-1 हो गया 2, तो nd प्लस एक्स। फॉर्मूला वेरीफाई होता है आपका, क्लियर है पक्के से, हैं पकड़ लिए थे, हाँ वो इवेंट का आ गया था नंबर, थोड़ा सा तीसरा नंबर मिसिंग हो गया था उधर। फिर सवाल और कराऊंगा, बहुत बढ़िया असाइनमेंट बने हैं इसके। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ ये चीज क्लियर है, अगर आपको ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछता है तो आप ऑब्जेक्ट से बता दीजिएगा, कोई खास इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको केवल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हाँ एक बार, अगर M2 से ये फॉर्मूले पूछे जाए तो सुनना, अभी पूरा काम सुन लो, अगर M2 से पूछा जाए ये कहां से बन रहा है, ये यहां पे देखो एक हैंडल पड़ी है, क्या हुआ, हाँ यार बहुत खतरनाक है, तुमको अब याद आ रही है, अभी नहीं कर आ रहा ना, अभी सही है। हाँ भाई, अब M2 से सुनो, M2 की बारी आई अब, तो एक बात बताइए, M1 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x, M2 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा। तो याद रखना तुम्हारे इस फॉर्मूले में जो x है वो d माइनस एक्स हो जाएगा M2 के लिए। बात ध्यान से सुन लो, M2 के लिए फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, जो तुम्हारे लिए x है, मतलब जो तुम्हारे लिए यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है M1 के लिए, वो M2 के लिए बच्चों d माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक।
वो M2 के लिए d माइनस एक्स हो जाएगा, याद रखना। तो मैं लिखूंगा फॉर मिरर M2 सीधे लिखता हूं x इज रिप्लेस्ड बाय d माइनस एक्स इन द प्रीवियस फॉर्मूला। आई बात समझ में? पुराने वाले फॉर्मूले में x को आप d माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो और कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पास में एक पड़ा था इवन के लिए nd माइनस एक्स, एक पड़ा था nd माइनस एक्स, राइट? तो क्या हो जाएगा? n इवन के लिए Rn हो जाएगा nd माइनस d माइनस एक्स, ठीक? फॉर ऑड Rn हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था? n माइनस वन डी प्लस एक्स था, तो इट इज n माइनस वन डी प्लस ऑफ d माइनस एक्स। ये है केस, ये है केस, और इसका गरम गरम एक सवाल भी आपको मैं करा देता हूं, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक है? मेरे पास में दो प्लेन मिरर हैं। एक मेरे पास असाइनमेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लेवल पे है। जिस किसी को चाहिए हो, मेरा नंबर सबके पास है। अभी अगर पाई वाले मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो मेरा नंबर अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा जिनके पास मेरा नंबर नहीं है। व्हाट्सअप में हेलो सर, हाय सर, कुछ भी लिख के भेज दीजिए, या जिनको असाइनमेंट चाहिए मेरे से वो मेरे को कुछ ना कुछ व्हाट्सअप भेज दो अपने नंबर से। कुछ टाइम बाद या रात तक मैं वो असाइनमेंट आपको दे दूंगा। यकीन मानिए बहुत बढ़िया असाइनमेंट है, ठीक है? तो दो मिरर है बच्चों, पहला है L1, दूसरा है L2। एक मैन है यहां पे, और मैन का डिस्टेंस है ये 1 मीटर और ये 2 मीटर। और आपको पूछा क्या है? द सेकेंड नियरेस्ट इमेज। The second nearest image seen in the right mirror is at a distance पहला ऑप्शन है 2 मीटर फ्रॉम द पर्सन, बी ऑप्शन है 4 मीटर फ्रॉम द मैन, सी ऑप्शन है 6 मीटर फ्रॉम द मैन, और इसका डी ऑप्शन है 8 मीटर फ्रॉम द मैन। बताओ, सोचो। द सेकेंड नियरेस्ट इमेज सीन इन द राइट मिरर, राइट मिरर कौन सा हो गया? L2।
राइट मिरर हो गया L2, ये है राइट मिरर। सेकंड नियरेस्ट इमेज, सेकंड नियरेस्ट इमेज, सेकंड नियरेस्ट इमेज, डी कितना है? ऑब्वियसली 1 + 2 3 मीटर हो जाएगा डी। द सेकंड नियरेस्ट इमेज, देखिए कितना आ रहा है। द सेकेंड नियरेस्ट इमेज, और फ्रॉम द मैन पूछा है, आंसर आने लगे, क्या बात है। ध्रुव त्रिवेदी, फ्रॉम द मैन है, फ्रॉम द मैन, फ्रॉम द मैन है ध्रुव। एग्जैक्टली, आंसर इज सी पार्ट। फ्रॉम द मैन है, मैं चाह रहा हूं और लोग भी आंसर दीजिए। फ्रॉम द मैन है, और भी लोग आंसर दीजिए। कितना है बेटा? 6 मीटर आ रहा है। मिरर से 5 आएगा, मिरर से 5 आएगा। पहली चीज इवन है, सेकंड मतलब इवन हो गया, ठीक है। पर यहां पे मैं मार्किंग कर देता हूं। ये हो गया इवन। इवन के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था? ND - x। तो R2 हो गया तुम्हारा, N हो गया 2, D हो गया 3 - x कितना है? 1। कितना आएगा? 5। लेकिन भाई R2 तो यहां से है, ये सपोज I2 है तो ये R2 है, होगा ना। मैन से कितना दूर है? मैन से पूछ रहा है ना, मैन में एक और ऐड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6। तो ये मतलब छोटे छोटे से एप्लीकेशन होते हैं इसके। अभी कितना टाइम हो गया? क्लास का टाइम हो गया क्या? अरे यार भैया, आज क्लास ओवर हो रही है, और मैंने जितना सोचा था, हालांकि बहुत कुछ सोचा था, आज पूरा नहीं करा पाया हूं। जो हमारी ट्यूसडे वाली क्लास होगी 2:30 बजे को, उसमें भी मिरर के केस चलेंगे, बट ये है कि केस और अच्छे होते चले जाएंगे अपने। मतलब अगर मैं आपको प्लेन मिरर करा रहा हूं तो आप ये समझ लीजिए, प्लेन मिरर में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर तरह की चीज आपको कवर करा दूंगा। उसके बाद प्लेन मिरर के बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे कर्वेचर वाला जो मिरर होता है अपना, कर्व्ड मिरर, उसके सारे केसेस। आफ्टर देन अपन लोग पहुंच जाएंगे रिफ्रैक्शन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास यही खत्म कर देते हैं। एक रिस्पॉन्स मुझे आप दीजिए। ये क्या है? ध्रुव त्रिवेदी, कौन सी भाषा लिखे हो भाई? अच्छा, मैं समझ गया कोई अच्छा सुनिए, मैं आपको नंबर अपना शेयर कर रहा हूं, जिनके पास भी नहीं है, अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसके पास मेरा नंबर ना हो तो वो ले सकता है, और जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा कोई नहीं है, तो मुझे नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग मुझे अपने नंबर से कुछ हेलो सर, हाय सर भेज दीजिएगा। जिनका जिनका मेरे पास मैसेज आएगा उनको असाइनमेंट मिल जाएगा, ये तय है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, जय श्री राम। और ये मैं क्या कर गया?
मैं 2 पेज डिलीट कर गया इसके धोखे से। अब चलो कोई नहीं, जितना पेजेस है उतना दे देंगे। ठीक है बच्चों, बेटा 2 पेज अभी मुझसे गलती से डिलीट हो गए, ठीक है, बाय बाय।